रामगढ़ के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था स्वामीनाथ शर्मा का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी मीना, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी रेखा, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थीं, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रेखा के मन में एक अजीब सी जलन घर करने लगी। गांव में लोग मीना की तारीफ करते थे। मीना तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी शांत और दयालु। हाँ, सही कहा। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें रेखा के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थी। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब मीना की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो ना शक्ल है ना अकल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। मीना को ये सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था रेखा मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन स्वामीनाथ शर्मा ने दोनों को पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। मीना ने सिर झुका लिया, जबकि रेखा की आंखों में चमक आ गई। पहले मीना के लिए श्याम का रिश्ता आया। श्याम गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। रेखा ने जब ये सुना तो वो हंस पड़ी। वाह, बड़ी बहन को तो खेतीहर किसान मिल गया, अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। रेखा की बात पर मीना ने कुछ नहीं कहा, जबकि स्वामीनाथ ने कहा, हाँ, वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। मीना उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। वहीं दूसरी तरफ रेखा के लिए भोला का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही रेखा का घमंड आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। स्वामीनाथ ने रेखा को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। मीना शादी करके श्याम के साथ उसके घर आ गई। श्याम का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। मीना, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए श्याम, बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। उधर जब रेखा अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां। वाह, इतनी दौलत शोहरत सब मेरा। अब तो मेरे ऐश ही ऐश हैं। अब तो मीना मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने रेखा का घमंड दुगना कर दिया था। ओए विमला, इधर आ। ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी बालकी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ, और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को बोलो। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया और दोनों बहनें मायके पहुंची। मीना ने साधारण साड़ी पहनी थी तो रेखा ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ और एक बड़ा सा ब्रांडेड बैग लटका हुआ था। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने आई हुई थीं। तभी रेखा ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ मीना, कैसा चल रहा है सब? श्याम जी जो खाना भी देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे कहाँ से खिलाएंगे? रेखा की कड़वी बातें सुनकर मीना का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर रेखा को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं। दिन गुजरने लगे। मीना की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति शाम के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते मीना थककर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुनो मीना, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, और मुझे क्या चाहिए? हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। आप कैसे बनाएंगे? क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता?
आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह श्याम ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से मीना को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां श्याम अपनी पत्नी मीना से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब रेखा नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास बबीता ने उसे देख लिया। अरे मोही, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती है, उसके तौर ठिकाने पता है कि नहीं? अरे तू अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाक ध्यान रखेगी? पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी। गरीब गवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर रेखा का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छिन गई थी। शुरुआत में रेखा की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियाँ, गहने, कपड़े, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीज़ें अधूरी हैं। भोला दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। इससे परेशान होकर एक दिन रेखा ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? भोला ने रेखा की बात सुनकर बड़े ही सख्त लहजे में जवाब दिया, औरत हो, औरत बनकर रहो। ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। रेखा, जिसे अपनी हुस्न पर गुरूर था, वो भोला की बात सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि भोला का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया था। माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वो अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और भोला की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। भोला का बहुत पैसा फंस गया और सास बबीता का लहजा भी रेखा के लिए बदल गया। बहू, अब साज श्रृंगार कम करो, हालात को समझो। इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह रेखा ने अपने सारे गहने जेवरात लाकर अपनी सास को दे दिए। जो रेखा एक रानी की तरह रहती थी, इसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर श्याम ने एक नया फैसला लिया। उसने कहा, मीना, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। मीना ने भी श्याम की हिम्मत बढ़ाई। जी, जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है मीना, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताज़ा फल सब्जियां उगाकर वहां बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। बहुत अच्छा विचार है जी, मैं आपके साथ हूँ। हम बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और श्याम उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब श्याम सब्जियां बेचकर वापस घर आया, अरे सुनो मीना, बाहर तो आओ जरा। शाम की आवाज़ सुनकर मीना घर से बाहर आई तो उसने देखा कि शाम के हाथ में कुछ बैग लटके हुए थे। अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे मीना, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज मेरे 12,000 की सब्जियां बिक गईं। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। अजी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसे ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3,60,000 तक कमा लेंगे। हाँ मीना, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता। अजी, ये भी कोई कहने की बात है? आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है? पहले अंदर तो चलो, सब बताता हूँ। इस तरह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और शाम वो बैग मीना के हाथ में देते हुए कहता है, मीना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। जब मीना ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर साड़ियां रखी हुई थी। अजी, ये तो बहुत सुंदर साड़ियां हैं। क्या मेरे लिए हैं? नहीं, पड़ोस वाली के लिए है।
ये सुनकर मीना के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक आया। ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। मेरी फूलमती, मजाक कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकता हूँ क्या? ये सुनकर मीना मुस्कुरा देती है। इस तरह शाम की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। मीना ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने एक एक रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक ज़रूरतों से काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की माँ की बरसी थी, तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आईं। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियाँ पहनी हुई थी। अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? मैं एकदम ठीक हूँ बाबा, मुझे क्या होगा, लेकिन मीना का पता नहीं। सारे दिन मजदूरी करके तो इसका बुरा हाल हो जाता होगा। नहीं नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। श्याम ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। ये सुनकर रेखा की जलन और भी बढ़ गई। खैर, कुछ ही दिन बाद भोला की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे, नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा रेखा पर टूटने लगा। वो दिन रात रेखा को ताने मारने लगी। अरे कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन माँ जी, मेरे बाबा तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? हमने तुझसे भोला की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वो भोला की मदद तो करते। ये सुनकर रेखा को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था, वो उसे सिर्फ एक कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरफ जहां मीना की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। रेखा रसोई के कोने में बैठी थी। रो रो कर आंखें सूजी हुई थीं। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे करमजली, तू डूब क्यों नहीं मरती? तेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत लाई। कुलक्षणी है तू, कुलटा। ये सब सुनकर भी भोला चुप था। उसकी चुप्पी रेखा के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। रेखा को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगली सुबह भोला की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर पर भी बिकने की नौबत आ गई थी। तू अपने मायके चली जा कुलटा, यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं हैं। रेखा का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब रेखा अपने मायके पहुंची तो स्वामीनाथ शर्मा उसे देखकर चौंक गए। बेटा रेखा, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है? और तेरी आंखों में आंसू? क्या हुआ मेरी बच्ची? अपने पिता की आवाज सुनते ही रेखा फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा, मैं कहीं की नहीं रही। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। चल अंदर चल। स्वामीनाथ रेखा को घर के अंदर ले गए, लेकिन रेखा लगातार रो रही थी। इसलिए स्वामीनाथ ने अपनी बड़ी बेटी मीना को फोन किया। हेलो बेटी मीना, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज़ मुझे ठीक नहीं लग रही। बताइए क्या हुआ? बेटी मीना, वो रेखा को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। इस तरह स्वामीनाथन शर्मा ने पूरी बात बता दी। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर आती हूँ। जब मीना अपने मायके आई तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा रेखा के कमरे में गई। रेखा दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। ओह, तो अब हमारी ताड़का इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी। ये सुनकर रेखा ने मीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप दोनों झलक रहा था। अचानक रेखा उठी और मीना के पैरों में गिर पड़ी। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। रेखा का ये रूप देखकर मीना सन्न रह गई। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया
और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूँ। मीना ने ढांढस बंधाते हुए रेखा को उठाया। रो मत बहन, बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। नहीं बहन, मुझे समझ आ गया है, पैसा नहीं इंसान बड़ा होता है। ये सुनकर मीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रेखा को गले से लगा लिया। अरे पागल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती है। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी बड़ी बहन से। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन मीना ने श्याम से बात की। श्याम, मैं चाहती हूँ कि रेखा हमारे साथ काम करे, इससे वो ये सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। ठीक है मीना, जैसा तुम चाहो। रेखा तुम्हारी बहन है, इसका मतलब वो मेरी भी बहन है। रेखा श्याम और मीना के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना, निराई गुड़ाई करना और राम के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। रेखा के हाथ छिल गए, कमर दुख गई और एक दिन रेखा ने रोते हुए कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती मीना, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। रेखा की बात सुनकर मीना ने शांत स्वर में कहा, हिम्मत मत हार रेखा, मैंने भी सीखा था, तू भी सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। रेखा ने श्याम और मीना के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। श्याम और मीना ने रेखा का साथ दिया और जल्द ही रेखा और मीना ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही रेखा और मीना का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। एक दिन भोला स्वामीनाथ के घर आया। नमस्ते पिताजी, रेखा कहाँ है? अब तुझे रेखा से क्या काम है? उसे दिया दुख काफी नहीं था क्या, जो तू फिर से चला आया जले पर नमक छिड़कने? ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं रेखा को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं इतनी परेशानियों के बीच क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। बेटा, जो इंसान सही गलत ना समझ पाया इसलिए मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं? वो मेरी बेटी को इंसान नहीं कोई सामान समझता हो। ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। भोला बोल ही रहा था कि तभी पीछे से मीना और रेखा भी वहां आ गई। भोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रेखा को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम वापस आ गए? मीना, तुम बीच में मत बोलो, मैं रेखा से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। भोला की बात सुनकर रेखा ने तीखे अंदाज में कहा, मिस्टर भोला, तमीज में रहकर बात कीजिए, आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं। और मुझे आप ये बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या मजाक है? मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूँ। आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो भोला, बिन पेंदे के लोटे की तरह, जो आज यहाँ तो कल वहाँ। अपनी हद में रहो रेखा, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती। अब चले जाइए यहाँ से, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना, अब जाए यहाँ से। इस तरह भोला आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की और मीना और श्याम ने मिलकर रेखा के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा और रेखा की शादी देव से करवा दी और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगीं।